हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जीवों के वर्गीकरण की बात करने वाले हैं। तो ये टॉपिक आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और ये चैप्टर हमारा काफ़ी लंबा चलेगा। तो आज से हम जैव विविधता एवं वर्गीकरण को शुरू कर रहे हैं और कक्षा 9 और कक्षा 11 के छात्रों के सिलेबस में ये आपका है। और इसके अतिरिक्त जो भी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए कक्षा 9 और कक्षा 11 के छात्रों के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही, साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। तो आज हम बात करेंगे जैव विविधता तथा वर्गीकरण की। तो आपको पता है कि हम जो है जीव विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? जीव विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए जीव विज्ञान को ही जान लेते हैं कि जीव विज्ञान कहेंगे किसे। जीव विज्ञान कहेंगे किसे? तो जीव विज्ञान की परिभाषा कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? तो जीव विज्ञान की परिभाषा हम बताएंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, यहां जीव का मतलब सजीव से है। किससे है? सजीव से है। और आपको पता ही है कि जो है सजीव, हमारे जंतु भी सजीव होते हैं और हमारे जो वनस्पतियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो भी सजीव होते हैं। तो इसीलिए अध्ययन की दृष्टि से जीव विज्ञान की दो शाखाएं मानी गई हैं। पहली है हमारी जंतु विज्ञान और दूसरी है हमारी वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान का क्या है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा, या सीधा वैसे भी कह सकते हो विज्ञान की वह शाखा। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान कहलाती है। क्लियर हो गई बात? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान कहलाती है। सेम इसी तरह आप कह सकते हो वनस्पति विज्ञान के लिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है वनस्पति विज्ञान कहलाती है। क्लियर हो गई बात? तो ये है आपका जो है जीव विज्ञान की परिभाषा, और जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान इसकी मेन दो शाखाएं हैं आपकी। क्लियर हो गई बात? तो आइए थोड़ी बात और करें जाए आगे। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु को माना जाता है। किसको माना जाता है? अरस्तु। अरस्तु जो है एक साइंटिस्ट हैं, उनको माना जाता है जंतु विज्ञान का जनक। जंतु विज्ञान का जनक। सेम इसी तरह से आपका जो वनस्पति विज्ञान है उसका जनक माना जाता है थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस। ठीक, वनस्पति विज्ञान के जनक है। वनस्पति विज्ञान के जनक। क्लियर है? तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं और वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। और ये दोनों ही शाखाएं किसकी हैं? जीव विज्ञान की हैं। किसकी हैं? जीव विज्ञान की हैं। ठीक, जीव विज्ञान को हम इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी। ठीक, बायो का मतलब होता है सजीव। बायो का मतलब क्या होता है? सजीव। कोई भी ऐसा जीव जिसके अंतर्गत जीवन पाया जाता है, जिसके अंदर जीवन पाया जाता है, जिसके अंदर कोशिकीय क्रियाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार की कोशिकीय क्रियाएं होती हैं, जिनका कोशिकीय संगठन होता है और उन कोशिकाओं के अंदर बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं और इनमें जन्म होता है। तो इन सभी को हम कहते हैं सजीव। क्या कहते हैं? सजीव। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत हम उन्हीं सजीवों का अध्ययन करते हैं। ठीक, और ये जो लॉजी शब्द है आपका, ये बना है लोगोस। लोगोस, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। क्या होता है? अध्ययन। ठीक, तो बायोलॉजी का मतलब है जीवों का अध्ययन। जीवों का अध्ययन। क्लियर हो गई बात आपको?
तो ये आपकी हो गई जीव विज्ञान की परिभाषा। और जीव विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं होती हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक आपके अरस्तु हैं और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। कौन है? थियोफ्रेस्टस है। क्लियर हो गई बात? अब आइए हम अपने टॉपिक पर आते हैं, जैव विविधता तथा वर्गीकरण। जैव विविधता तथा वर्गीकरण तो देख लेते हैं हम, हमें इस पाठ में देखना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जैव विविधता कहते किसे हैं। जो आपकी जैव विविधता होती है उसकी परिभाषा क्या है? बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। सेकंड हम देखेंगे वर्गीकरण किसे कहते हैं, वर्गीकरण किसे कहते हैं और वर्गीकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। हमने जीवों को जो है अलग अलग जगत, अलग अलग संघों, अलग अलग समूहों में क्यों बांटा है। और उसके बाद हम आगे बात करेंगे इसी में द्विनाम पद्धति की, कि द्विनाम पद्धति क्या होती है। जीवों का जो नाम है उसको लिखने की एक द्विनाम पद्धति दी गई है कैरोलस लीनियस के द्वारा, उसकी भी हम बात करेंगे। और आगे जो मेन है हमारा जीवों का वर्गीकरण, की जीवों को किस प्रकार से विभिन्न जगतों, संघों, उपसंघों आदि में वर्गीकृत किया गया है। तो हम जंतुओं के वर्गीकरण की भी बात करेंगे, हम वनस्पतियों के वर्गीकरण की भी बात करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हम इस पाठ में एक एक करके देखेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लिया जाए कि जैव विविधता क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो सबसे पहले आइए इसी को देखते हैं। ठीक, यहाँ पर मैंने कुछ आंकड़े लिखे हुए हैं, इनको आप जरा ध्यान से देखिए। तो हमारी धरती पर जो है अब तक वैज्ञानिकों के द्वारा जो है लाखों प्रकार के पेड़ पौधों और जंतुओं की प्रजातियों का पता लगाया जा चुका है। समझ रहे ना बात को? तो यहाँ पर मैंने आंकड़ा दिखा है लगभग 12 लाख, लगभग 12 लाख। तो पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों जंतुओं की लगभग 12 लाख प्रकार की प्रजातियों का वैज्ञानिकों के द्वारा पता लगाया जा चुका है। और उन 12 लाख प्रजातियों में से लगभग 8.5 लाख, 8,50,000 आपकी प्रजातियां जंतुओं की हैं। किसकी हैं? जंतुओं की हैं। और शेष लगभग 3,50,000 आपकी जो प्रजातियां हैं वो वनस्पतियों की हैं। किसकी हैं? वनस्पतियों की हैं। क्लियर हो गई बात? और अब भी लाखों प्रकार के वनस्पतियों और जंतुओं की प्रजातियों का पता लगाना बाकी है। क्लियर हो गई बात? तो आप देख रहे हो कि हमारी धरती पर, हमारे इस जैव जगत में लाखों प्रकार के जंतु और वनस्पतियां विद्यमान हैं। ठीक, तो इतनी बड़ी संख्या में पौधों और वनस्पतियों का पृथक पृथक एक एक करके अध्ययन करना असंभव है। अब आप खुद ही सोचिए, अब 12 लाख प्रजातियां जो वैज्ञानिकों के द्वारा पता लगाई गई हैं, क्या आप अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से नहीं एक एक जीव का आप अध्ययन कर सकते हैं अलग अलग से? ये असंभव है कि इतनी बड़ी संख्या में वह जीवों का अध्ययन पृथक पृथक करना असंभव होता है। तो इसीलिए जो जीव होते हैं उनका एक कोशिकीय संगठन होता है। ठीक है, सभी जीव कोशिका से बने होते हैं, आपको पता ही है। चाहे वो छोटे से छोटा जीव हो, चाहे वो बड़े से बड़ा जीव हो, सभी कोशिका से बने होते हैं। तो कोशिका को किसी भी जीव की संरचनात्मक इकाई माना जाता है, कि कोई भी जीव जो होता है वो कोशिका से मिलकर के बना होता है आपका। तो वही चीज है कि जो आपके इतनी बड़ी संख्या में जंतु और वनस्पतियों की प्रजातियां हैं, उनका अलग अलग अध्ययन करना असंभव होता है। तो इसीलिए अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से वैज्ञानिकों ने जीवों को उनकी समानताओं और उनकी विभिन्नताओं और उनमें पाए जाने वाली कोशिकीय क्रियाओं के आधार पर अलग अलग समूहों में बांट दिया है, अलग अलग समूहों में बांट दिया है, जिससे कि आप एक स्पेशल समूह के अगर किसी एक जीव का अध्ययन कर लें तो उस समूह के सभी जीवों के अंदर उसी तरह के गुण पाए जाएंगे, जिससे कि आप अगर एक जीव का अध्ययन कर लेते हैं तो आपको उस वर्ग के सभी जीवों के सामान्य गुणों के बारे में पता चल जाएगा। तो यही है आपका वर्गीकरण, यही आपका क्या है? वर्गीकरण। कि वर्गीकरण की परिभाषा सुन लीजिए ध्यान से, एक बार बता रहा हूं कि जीवों को अध्ययन की दृष्टि, यानी जीवों को अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से अलग अलग वर्गों तथा समूहों में बांटने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, एक बार और फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि सभी जीवों को अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से अलग अलग समूहों अथवा वर्गों में बांटने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। क्लियर हो गई बात? और इस वर्गीकरण की आवश्यकता हमें क्यों है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियों का अलग अलग
अध्ययन करना असंभव है। इसीलिए हम जो है जीवों की समानताओं और उनकी विभिन्नताओं के आधार पर जीवों को अलग अलग समूहों तथा वर्गों में बांट करके उनका अध्ययन करते हैं, ठीक। और इसी को हम बोलते हैं वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। और इसी वर्गीकरण को हम जो है अंग्रेजी में टैक्सोनॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी। तो क्लियर हो गई बात आपको कि वर्गीकरण क्या होता है और वर्गीकरण की जरूरत हमें क्यों पड़ी है। और जैव विविधता को भी आपने जान लिया कि जैव विविधता क्या होती है, ठीक। तो यही जो आपकी पेड़ पौधों की प्रजातियों और जंतुओं की प्रजातियों में इतनी विशाल भिन्नता जो पाई जाती है वही आपकी जैव विविधता कहलाती है। समझ गए? यही जो 8.5 लाख प्रकार के जंतु और 3.5 लाख प्रकार की जो वनस्पतियों की प्रजातियां हैं इतनी विशाल संख्या में, इन्हीं प्रजातियों की जो विविधता है, इनमें जो विभिन्नताएं हैं वही आपकी जैव विविधता कहलाती है। क्या कहलाती है? जैव विविधता। और जीवों को अध्ययन की सुगमता या अध्ययन की आसानी की दृष्टि से अलग अलग समूहों और वर्गों में हमने बांट दिया है, जिससे कि किसी एक वर्ग, किसी एक संघ या किसी एक समूह के जंतु का अध्ययन कर लेने से हमें उस संबंधित वर्गीकरण के स्तर के अंदर जितने जंतु हैं या जितनी वनस्पतियां हैं उनके सामान्य गुणों के बारे में जानकारी मिल जाती है। यही हमारा वर्गीकरण का लाभ है। और इसीलिए वर्गीकरण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जैव जगत में। क्लियर हो गई बात? तो इसी तरह से बहुत सारे जीवों की खोज जो है आए दिन होती रहती है और उनको जो है गुणों की समानता या विभिन्नता की दृष्टि से अलग अलग समूहों में हम ले जाकर के जो है जोड़ देते हैं, उनमें बांट देते हैं और अध्ययन अपना जारी हम रखे रहते हैं। क्लियर हो गई बात आपको? तो ये है आपकी जैव विविधता और वर्गीकरण, ठीक। जैव विविधता क्या होती है, वर्गीकरण की क्या परिभाषा है और वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, इन तीनों चीजों को हमने देख लिया। अब आइए बात कर लेते हैं वर्गीकरण के स्तर की, ठीक। तो वर्गीकरण जो है कैसे किया जाता है, किसी भी जीव का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उसको क्लासिफाई कैसे किया जाता है। तो जो वर्गीकरण आपका होता है, हमने बताया कि जीवों को अलग अलग समूहों में बांट दिया जाता है ना। तो वर्गीकरण जो है इसके बहुत सारे स्तर होते हैं। तो वर्गीकरण की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो आपकी कहलाती है जाति। क्या कहलाती है? जाति, ठीक। इसको आप इंग्लिश में बोलते हो स्पीशीज। क्या बोलते हैं? स्पीशीज। तो जाति क्या होती है? तो जो जाति होती है वो जीवों का ऐसा समूह होता है जो है अपने लैंगिक जन्म के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा जाति की परिभाषा क्या है कि जाति जो है ऐसे जीवों का समूह है जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा अपने ही समान संतान की उत्पत्ति करने की क्षमता रखता हो। समझ गए? जाति क्या है? जाति जीवों का ऐसा समूह है जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया के द्वारा अपने ही समान जाति के जीव की उत्पत्ति करने की क्षमता रखती हो, उसी को हम बोलते हैं जाति। क्या बोलते हैं? जाति बोलते हैं। समझ गए? और यही जाति आपकी वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है। इसके अलावा जो है वर्गीकरण में और भी बहुत सारी आपके स्तर होते हैं, जैसे आपका वंश होता है, वंश, कुल, गण, ठीक। इसके अलावा आपका संघ होता है, ठीक, संघ होता है आपका, और आपका जो है उपसंघ होता है, ठीक है। तो ये सारी आपकी जो है वर्गीकरण की कुछ इकाइयां हैं, वर्गीकरण की कुछ इकाइयां होती हैं। तो जीवों को हम विभिन्न प्रकार के वर्गों तथा समूहों में बांट करके उनका अध्ययन आसान बना देते हैं। क्लियर है? अब किसी भी जीव का जो नाम है उसको भी कहने का हमारे पास एक साइंटिफिक सिस्टम है, वैज्ञानिक तरीका होता है। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जो है जीवों के नामकरण की पद्धतियां दी हैं, जिनमें से जो है जीवों के नाम की द्वि नाम पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है। तो द्वि नाम जैसे कि दो नाम, तो इस द्वि नाम पद्धति के अनुसार जो है किसी भी जीव के दो नाम होते हैं, किसी भी जीव के दो नाम होते हैं। सबसे पहले आइए हम ये जान लेते हैं कि इस द्वि नाम पद्धति की जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो आपको अभी मैंने बताया कि हमारे सजीव जगत में कितनी ज्यादा विविधता पाई जाती है। बहुत लाखों की संख्या में जंतुओं की प्रजातियां हैं, लाखों की संख्या में वनस्पतियों की प्रजातियां हैं, और ये हमारी धरती के प्रत्येक हिस्से पर पाई जाती हैं। तो धरती के प्रत्येक अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग देशों में इन प्रजातियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है।
समझ गए। तो इतनी विशाल संख्या में जो जंतुओं और वनस्पतियों की प्रजातियां जो हमारे सजीव जगत में पाई जाती हैं, उनको विभिन्न देशों में, विभिन्न क्षेत्रों में या धरती के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इसीलिए जो है एक हमारे साइंटिस्ट थे कैरोलस लीनियस, उन्होंने एक मत प्रकट किया कि किसी भी जीव का पूरे संसार में एक ही नाम होना चाहिए, जिससे कि उसके अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से जो है हम उसको आसानी से जो है जान सके, उसका अध्ययन कर सके, अध्ययन करने में उस जीव का हमें आसानी हो। तो इसीलिए कैरोलस लीनियस ने अपना एक मत प्रकट किया कि संसार में किसी भी जीव का जो है एक अंतरराष्ट्रीय नाम होना चाहिए और उस जीव को पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जाए। और जीवों के नाम की उसी पद्धति को हम बोलते हैं द्विनाम पद्धति। क्या बोलते हैं? द्विनाम पद्धति बोलते हैं। समझ गए बात को? तो द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? कैरोलस लीनियस। कौन है द्विनाम पद्धति के जनक? कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस। ठीक, तो कैरोलस लीनियस ने अपनी द्विनाम पद्धति दी है, जिसमें जो है जीवों के दो नाम होते हैं। पहला नाम जो है वो होता है जाति का। क्या होता है? द्विनाम पद्धति दी है कैरोलस लीनियस ने, और इस द्विनाम पद्धति में दो नाम होते हैं। पहला होता है आपका जाति। क्या होती है? जाति होती है। और दूसरा आपका होता है वंश। क्या होता है? वंश। ठीक, तो इस द्विनाम पद्धति में किसी भी जीव का नाम लिखते समय हम जो है उसकी जाति और उसके वंश का नाम लिखते हैं। क्लियर हो गई बात? और यही जाति और वंश का नाम जो है, उसी नाम से उस जीव को, संबंधित जीव को पूरे विश्व में जाना जाता है। समझ गए बात को? तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है जीवों के नामकरण की, जिससे कि जो है किसी भी जीव को पूरे संसार में एक ही नाम से जाना जाता है। आइए कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं द्विनाम पद्धति के। जैसे पहला एग्जांपल है हमारा, मान लो हम एग्जांपल ले रहे हैं मनुष्य का। इसका एग्जांपल ले रहे हैं मनुष्य का। तो मनुष्य जो है उसका आपको पता है वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। क्या है? होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर इसमें दो नाम हैं, एक होमो और एक सेपियंस। तो जो होमो है आपकी वो स्पीशीज है, इसको इंग्लिश में लिखना ज्यादा सही रहता है। तो होमो सेपियंस, ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो होमो आपकी जाति है और सेपियंस आपका वंश है। क्लियर हो गई बात? और द्विनाम पद्धति में नाम लिखते समय आप इस बात का भी ध्यान रखते हो कि जो जाति का जो नाम होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, जबकि आपका वंश का नाम, जीनस का नाम जो है वो स्मॉल लेटर से प्रारंभ होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपका मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? मटर का वैज्ञानिक नाम है आपका पाइसम सेटाइवम। ठीक, पाइसम आपकी जो है वो क्या है? स्पीशीज है, जाति है, और सेटाइवम आपका क्या है? जीनस है, वंश है आपका। ठीक, तो इसी तरह किसी भी जीव के दो नाम होते हैं द्विनाम पद्धति में। पहला नाम आपका होता है जाति का और दूसरा नाम होता है वंश का। ठीक, और आप ये देखेंगे कि कई जातियां ऐसी भी होती हैं जिनमें वो जो है सदस्यों में बहुत अधिक भिन्नता देखने को मिलती है। अर्थात बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जिनकी जातियों में अनेक उपजातियां भी होती हैं। क्या होती हैं? उपजातियां भी होती हैं। और जब इस प्रकार की बात जब आती है तो इसी द्विनाम पद्धति में तीसरा नाम उपजाति का भी हम जोड़ देते हैं किन्हीं परिस्थितियों में। जैसे जब आप जो है शेर का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो शेर जो है उसकी बहुत सारी उपजातियां होती हैं। जैसे भारत और अफ्रीका में पाए जाने वाले जो शेर होते हैं वो विश्व के अन्य हिस्सों में पाए जाने वाले शेरों की अब तुलना में जो है उनमें जो है गुणों में भिन्नता देखने को मिलती है। तो इसीलिए हम जब भारतीय शेर का जो है वैज्ञानिक नाम लिखते हैं तो हम उसमें उपजाति जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? उपजाति जोड़ देते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल,
जैसे शेर का वैज्ञानिक नाम आपको पता है पैंथेरा लियो। क्या होता है? पैंथेरा लियो होता है शेर। तो शेर लायन यानी लायन का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा लियो। पैंथेरा लियो। तो पैंथेरा आपका जो है वो स्पीशीज है और लियो आपका क्या है? जीनस है। ठीक, तो अभी मैंने बताया जो शेर है उसकी अनेक उपजातियां पाई जाती हैं, यानी कई जीवों की जातियां ऐसी होती हैं जिनमें एक ही जात के जो है जीवों के बीच में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो वहां पर हमें जो है द्विनाम पद्धति में उपजाति का नाम भी जोड़ देना पड़ता है। जैसे भारतीय शेर का जब आप वैज्ञानिक नाम लिखोगे तो पैंथेरा लियो पर्सिका, पर्सिका हम लगा देते हैं लास्ट में, पर्सिका, पर्सिका। ये जो पर्सिका जो है आपकी उपजाति है, सब स्पीशीज है। क्या है ये? सब स्पीशीज है। तो आपको द्विनाम पद्धति क्लियर हो गई। तो ये होती है द्विनाम पद्धति जिसमें जो है किसी भी जीव का दो नाम लिखा जाता है। पहला नाम आपका जाति का होता है और दूसरा नाम वंश का होता है। तो जाति का नाम जो है कैपिटल लेटर से लिखा जाता है और वंश का नाम जो है स्मॉल लेटर से हम शुरू करते हैं। और जब जाति के जीवों में बहुत अधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं तो हम जो है उसमें द्विनाम पद्धति में उपजाति का नाम भी जोड़ देते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर शेर का एग्जांपल देखा, जैसे शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो है, लेकिन जब आप भारतीय शेर की बात करोगे तो हम उसके अंत में जो है पर्सिका जोड़ देते हैं, उसकी उपजाति ही जोड़ देते हैं। तो द्विनाम पद्धति आपको क्लियर हो गई। तो द्विनाम पद्धति जीवों के नामकरण की बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है। इसको जो है कैरोलस लिनियस ने प्रतिपादित किया था और इस पद्धति में जीवों के दो नाम होते हैं। पहला नाम आपका जाति का होता है, दूसरा नाम वंश का होता है। और द्विनाम पद्धति में जो है किसी भी जीव को पूरे विश्व में उसी वैज्ञानिक नाम से जाना जाता है और इसी जाति और वंश के नाम को जो है हम जीव का वैज्ञानिक नाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक नाम बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? तो इसी तरह बहुत सारे जितने भी हमारे जीव हैं उनके वैज्ञानिक नाम होते हैं। जैसे कुछ का देख लें हम अगर, जैसे जो आपकी सरसों है, सरसों का वैज्ञानिक नाम होता है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। और आपका जो है धान जो है उसका वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा। और जो आपका चना है उसका क्या होता है? सीसर एरिटिनम, साइसर एरिटिनम, साइसर एरिटिनम आपका चने का वैज्ञानिक नाम होता है। सेम इसी तरह जो गाय है आपकी उसका वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस, क्या होता है? बोस इंडिकस होता है। और वही अगर हम देखें कुत्ते का होता है कैनिस फैमिलियरिस, कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कैनिस फैमिलियरिस। तो कैनिस आपकी जाति है और फैमिलियरिस आपका वंश है। तो इसी तरह और भी है हमारे पास मेंढक का राना टिग्रीना होता है, राना आपकी स्पीशीज है और जो टिग्रीना आपका जीनस है, वंश है। तो इसी तरह जितने भी जीव हैं सबका कुछ ना कुछ वैज्ञानिक नाम होता है और उस वैज्ञानिक नाम को हम द्विनाम पद्धति की सहायता से लिखते हैं। तो आपको क्लियर हो गई इसकी द्विनाम पद्धति क्या है। तो अब आपने इस वीडियो में देख लिया कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी हैं और जैव विविधता क्या होती है, वर्गीकरण किसे कहते हैं, वर्गीकरण के स्तर क्या होते हैं, वर्गीकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है और द्विनाम पद्धति क्या होती है, द्विनाम पद्धति में जो है जीवों का वैज्ञानिक नाम किस प्रकार लिखा जाता है। तो ये सारी चीजें हमने सीख ली। अब अगली वीडियो में हम जो है बात करेंगे जीवों के वर्गीकरण की। तो जीवों के वर्गीकरण में हम पहले बात करेंगे जो है वनस्पतियों के वर्गीकरण की और उसके बाद हम बात करेंगे जंतुओं के वर्गीकरण की। क्लियर हो गई बात? तो आने वाली वीडियो में हम जो है जीवों के वर्गीकरण पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो तब तक आप जो है इन सारी बातों को समझिए। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे जीवों के वर्गीकरण के साथ। ठीक है।